Hello students, today we are going to revise the second part of Partnership Act 1932 obviously for the CA Foundation. आप मेरे साथ चाहें तो लिख सकते हैं. So let's start with. So earlier we have discussed till chapter number 5, that is incoming and outgoing partners. Now moving ahead with chapter number 6, we are gonna talk about dissolution. किसकी डिसोल्यूशन? फर्म की. वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनर नया आ जाए या रिटायर हो जाए उसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. फर्म, पूरी की पूरी फर्म बंद हो रही है और ये चैप्टर हम पढ़ेंगे सेक्शन 39 से लेके 55 तक और उसके बाद सिर्फ एक चैप्टर आपका रह जाएगा, डेट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स. सो लेट्स स्टार्ट विथ. तो सेक्शन नंबर 39 कहता है कि भाई डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, DOF वर्ड मैं इस्तेमाल करूंगा. भाई इसका मीनिंग क्या है? तो बड़ी सिंपल सी बात है. इसका मतलब है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कि पूरी की पूरी पार्टनरशिप क्या हो गई? खत्म हो गई. अमंग, और मेन वर्ड क्या है? ऑल पार्टनर्स. सारे के सारे पार्टनर्स में ये रिलेशनशिप हो गया जी समाप्त. सेक्शन नंबर 40 से लेकर के 45 तक आपको पता होना चाहिए, 44 तक हम इसे कहते हैं मोड्स, विच मीन्स तरीके, डिसोल्यूशन के तरीके. सो सेक्शन 40 जिसमें से 44 आप कह लीजिए सबसे बढ़िया सेक्शन है. तो सेक्शन 40 कहता है हम फर्म बंद कर रहे हैं. कैसे बंद करें? वॉलंटरी. वॉलंटरी मीन्स अपनी मर्जी से, जिसका मतलब है एज पर आर डीड, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ डीड. 41 क्या है? हमें कंपल्सरी फर्म बंद करनी पड़ रही है. तो नेचुरल है, यहाँ लॉ की बात आ गई. तो कहता है यहाँ क्या हो गए? इंसॉल्वेंट हो गए. कौन इंसॉल्वेंट हो गए? सारे के सारे पार्टनर्स, या एक्सेप्ट वन, मतलब एक को छोड़ते हुए सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो गए, क्योंकि एक से फर्म तो बनती नहीं है, दो तो मिनिमम चाहिए ही. और दूसरी चीज है यहाँ पे कि भाई आपका जो बिजनेस है वो हो गया जी अनलॉफुल, इलीगल हो गया, तो फर्म आपको बंद करनी पड़ेगी. और 42 कहता है हैपनिंग ऑफ कोई कॉन्टिजेंसी. तो कोई कॉन्टिजेंसी हो गई, लेकिन इसमें फर्म बंद करनी पड़े ऐसा जरूरी नहीं है. इसमें मेन चीज आपने ध्यान रखना है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स. मतलब ये ग्राउंड हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने डीड में लिखा है ये ग्राउंड नहीं होंगे तो ये नहीं होंगे. ये चार यहाँ पे ग्राउंड आते हैं. सबसे पहले है अगर आपने पार्टनरशिप बनाई है पर्टिकुलर काम के लिए, जैसे हम कहेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप, तो काम खत्म, पार्टनरशिप खत्म. या आपने बनाई है फिक्स पार्टनरशिप, जिसका मतलब है 3 साल के लिए, 3 साल खत्म, पार्टनरशिप खत्म. या आपने कहा है डेथ हो गई ऑफ अ पार्टनर की, तो भी पार्टनरशिप खत्म. एंड फोर्थ इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंसी किसकी? अगेन ऑफ अ पार्टनर. एक भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो आपने कहा हम फर्म बंद कर देंगे. लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट. तो सब्जेक्ट टू जो आपके बीच में डीड है या कॉन्ट्रैक्ट है, तभी यहां फर्म बंद होगी. 43 यहाँ क्या है? आपकी पार्टनरशिप एट विल है, मतलब जब तक दिल करे काम कीजिए, और दिल करे बंद करना है तो नोटिस दे दीजिए. तो नोटिस दे दिया तो फर्म बंद हो जाएगी. और बंद होने की डेट क्या होगी? या तो आपने वो डेट क्या कर दी? स्पेसिफाई कर दी, नोटिस में लिख दिया. अगर नहीं लिखा है, नहीं स्पेसिफाई किया है, तो जिस दिन आपने आपका नोटिस क्या किया? कम्युनिकेट कर दिया अगले को, बाकी पार्टनर्स को बता दिया कि फर्म क्या करनी है? बंद. तो फर्म उस दिन से बंद हो जाएगी. 44 पार्टनरशिप बंद हो रही है, और उसे बंद कौन कर रहा है? कोर्ट बंद कर रही है. तो कोर्ट क्यों बंद कर रही है? ऑब्वियसली किसी ना किसी पार्टनर ने केस किया. स्यूट बाय अ पार्टनर, एक पार्टनर ने केस किया है. तो पी से पार्टनर या पार्टनरशिप सिचुएशन बेस्ड आप देख लीजिएगा क्या वर्ड बन रहा है. तो यहाँ पे अच्छी चीज़ है वो है ग्राउंड्स. तो ग्राउंड्स के लिए मैं एक कोड की का इस्तेमाल करता होता हूँ हमेशा, और वो ये है तेज, TEJ, तेज घोड़ा क्या हो गया? भाग गया. क्यों भाग गया? क्योंकि पागल था. तो टी से है आपने क्या किया? एज ए पार्टनर आपने अपना पूरा का पूरा इंटरेस्ट, अपना शेयर किसी और पार्टनर को दे दिया. तो भाई ऐसे तो आप बेच नहीं सकते हो. 29 में सब पार्टनर जीरो पड़ा था. या ई से है
एक्सेप्ट फॉर लॉस फर्म चलेगी ही नहीं, या कोर्ट को लगता है जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड है, जिसका मतलब है कि फेयर है, फर्म को बंद कर देना चाहिए, या एज ए पार्टनर आप क्या हैं, गिल्टी हैं किस चीज़ के, मिसकंडक्ट के। और बी से है एज ए पार्टनर आपने क्या किया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो डीड थी आप उसे तोड़ते रहते हैं। एंड पी से क्या है, पागल जो मैं कह रहा था, आप क्या हो गए, परमानेंटली इनकैपेबल हो गए, या इसी के साथ आप पॉइंट ले सकते हैं, आप क्या हो गए हैं एज ए पार्टनर, अनसाउंड माइंड के हो गए हैं, पागल हो गए हैं। तो इसी में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, एक क्वेश्चन बन जाता है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन एंड फर्म का डिसोल्यूशन, तो वो जरूर आपने ध्यान रखना है। अब मैं सेक्शन वाइज क्योंकि आगे मूव कर रहा हूँ। अब दरअसल सिचुएशन ये आती है कि फर्म अगर डिसॉल्व हो गई है तो उसके परिणाम क्या होंगे, तो इसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। नेचुरल है किस चीज़ के, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, और इसे आप पढ़ सकते हैं सेक्शन नंबर 45 से लेते हुए 55 तक, बिल्कुल ऑर्डर में ही जाएंगे। सो सेक्शन नंबर 45 क्या कहता है कि अगर आपने डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में सोच लिया है तो हुआ क्या कि बिफोर डिसोल्यूशन, अभी फर्म डिसॉल्व नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है, माना डिसोल्यूशन का सोच लिया है, लेकिन डिसोल्यूशन के लिए आपको क्या देना पड़ता है, पब्लिक नोटिस देना पड़ता है कि हम फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं, और उससे पहले जो भी एक्ट्स हुए हैं उसके लिए नेचुरल है फर्म क्या होगी, लायबल होगी, क्योंकि डिसॉल्व कर रहे हो तो आपको पब्लिक नोटिस देना, अभी आपने दिया नहीं है। एंड 46 में क्या है, माना आप डिसोल्यूशन कर रहे हो लेकिन राइट्स हैं, नेचुरल है पार्टनर्स के होंगे, और ये क्या राइट्स हैं कि डिसोल्यूशन पे उनके राइट्स हैं कि वो फॉर वाइंडिंग अप ऑफ फर्म, कि फर्म के वाइंडिंग अप का मतलब है कि उसके सारे के सारे एसेट्स क्या कर दिए जाएं, बेच दिए जाएं, लायबिलिटीज पे कर दी जाएं, तो ये उनका हक है कि दे कैन गो फॉर द बिजनेस टू बी वाउंड अप, ताकि उनको उनका हिस्सा मिल सके। तो मेन चीज़ है जो सरप्लस बचे वो अपने घर पे ले जा सकें। और 47 कहता है यही राइट ऑफ पार्टनर्स है कि क्योंकि आपने डिसोल्यूशन करनी है, फॉर डिसोल्यूशन पर्पसेस क्या उनका राइट है, सेम यही चीज़ है कि ये एसेट्स वगैरह बेचने के लिए वो क्या ले सकें, एक नेसेसरी स्टेप्स ले सकें, कि कोई एडवर्टीजमेंट करनी है, कोई ब्रोकर से मिलना है, कुछ भी है तो वो सारी वो कार्रवाई कर सकते हैं। 48 सेक्शन मैं कहूँगा एग्जाम के लिए बच्चों अच्छा है, ये स्टार रहेगा, क्योंकि डिसोल्यूशन हो गई है तो आपने क्या करनी है, सेटलमेंट करनी है, नेचुरल किस चीज़ की करनी है, अपने अकाउंट्स की करनी है। तो यहाँ दो सिचुएशन निकल के आती हैं, अगर फर्म में चल रहे हैं लॉसेस और फर्म के अगर एसेट्स हैं तो उनका इस्तेमाल कैसे होगा। देखिए अगर फर्म में लॉसेस हैं तो आप कहाँ से पे करेंगे, नेचुरल है पहले आप उसे पे कीजिए प्रॉफिट्स में से, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। नंबर 2 उसको आउट ऑफ कहाँ से पे करें, आप कैपिटल में से पे करें। नंबर 3 पार्टनर्स अपने घर से वो पैसा लेके आएँ अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और अगर एसेट्स हैं तो उनका इस्तेमाल किस लिए करेंगे, सबसे पहले पे डेट्स, जो फर्म के डेट्स हैं उसे आप पे कीजिए। नंबर 2 पार्टनर्स का क्या पे कीजिए, लोन या एडवांसेस। देन आप पार्टनर्स की क्या पे करें, कैपिटल। और उसके बाद अगर कोई सरप्लस अगर बच जाता है तो वो अपनी रेशो में उसे घर पे ले जा सकते हैं। जैसे यहाँ रेशो में उन्हें क्या बेयर करनी थी, डेफिशिएंसी, अगर लॉसेस हैं तो। देन अगेन आई विल से सेक्शन 49 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसे ज़रूर आप संभालें। तो 49 में आता है फर्म होगी डिसॉल्व तो हमें करनी है पेमेंट। पेमेंट किस चीज़ की करनी है, डेट्स की पेमेंट करनी है। तो डेट दो तरह के होंगे, एक होंगे फर्म के डेट, फर्म डेट, और दूसरे क्या होंगे, पार्टनर्स के अपने पर्सनल डेट, जिसे आप कह सकते हैं सेपरेट डेट कहो या पर्सनल डेट ऑफ पार्टनर्स कहो। तो फर्म के डेट्स जो हैं ये कहाँ से आप पे करेंगे, तो नेचुरल है फर्म के डेट आप फर्म के एसेट्स बेच के ही पे करेंगे। तो फर्म के एसेट्स में से पे करें, लेकिन यहाँ सिचुएशन क्या हो सकती है, अगर डेफिशिएंसी निकले या सरप्लस निकले तो क्या होगा। देखिए अगर डेफिशिएंसी है कि फर्म के लायबिलिटी फर्म के एसेट में से नहीं पे हो रही, तो क्योंकि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड, तो पार्टनर्स को अपने घर से पैसे लाने पड़ेंगे। तो आप ये पैसे लेंगे उनके किस में से, प्राइवेट या पर्सनल स्टेट में से।
और अगर सरप्लस बच जाता है फर्म की लायबिलिटी देने के बाद, तो ये पैसा किसको जाएगा? पार्टनर्स को। और ये सरप्लस का वो यूज़ कर सकते हैं किसके लिए? अपने सेपरेट डेट्स के लिए। और सेपरेट जो डेट्स हैं वो आप कहाँ से पे करोगे? नेचुरल है, फर्स्टली आप उसे पे करेंगे कहाँ से? अपनी प्राइवेट एस्टेट में से पे करोगे। लेकिन अगर आपकी प्राइवेट एस्टेट में डेफिशिएंसी है तो स्वाभाविक है जो फर्म के एसेट्स में आपका शेयर बनता है वो भी कब? अगर फर्म के एसेट में से आपका क्या निकल रहा हो? सरप्लस निकल रहा हो, तो आप उससे पे कर सकते हैं। सेक्शन 50 मैं कहता हूँ ठीक ठाक है फिर भी एग्जाम के लिए। ये क्या है? एक पार्टनर ज्वाइन हुआ और उसने गुडविल के पैसे दिए हैं, लेकिन आपने कहा कि फर्म कम से कम 5 साल चलेगी, लेकिन फर्म होगी 2 साल बाद बंद। तो इसलिए ये मेनली 51 में आता है। 50 में जो चीज़ है वो है कि अगर आप पर्सनल, आप एज ए पार्टनर आपने क्या कमाए? पर्सनल प्रॉफिट्स कुछ अर्न कर लिए, और ये किए हैं आफ्टर डिसोल्यूशन की, तय तो कर लिया हमने फर्म बंद करनी है, बट बिफोर अफेयर्स, लेकिन अभी तक फर्म के अफेयर्स क्या नहीं हुए हैं? वाउंड अप नहीं हुए हैं। तो नेचुरल आपको ये पर्सनल प्रॉफिट्स बाकी पार्टनर के साथ शेयर करने पड़ेंगे। और 51 जो मैं कह रहा था अच्छा है, डैट इज़ क्या हुआ? प्री मैच्योर, वक्त से पहले क्या हो गया? फर्म बंद हो गई। प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो गया, मतलब डिसोल्यूशन होगी वक्त से पहले जो आपने डिसाइड किया था। और यहाँ पे एक नया पार्टनर आया था और आपने उससे लिया था प्रीमियम, डैट इज़ गुडविल के पैसे। तो आपको उसका गुडविल का पैसा रिटर्न ऑफ प्रीमियम करना पड़ेगा। और कितना रिटर्न करना पड़ेगा? क्योंकि प्री मैच्योर टर्मिनेशन हुआ है, तो आप जो रिटर्न करेंगे प्रपोर्शनेट पैसा वापस कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर 5 साल फर्म ने चलना था, 5 लाख लिए, 2 साल बाद बंद हो गई, तो 3 लाख आप वापस कर दो। लेकिन ये रिटर्न नहीं होगा। नॉट। क्यों नॉट? क्योंकि जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हुआ है वो ड्यू टू डेथ ऑफ अ पार्टनर हुआ है, तो नहीं होंगे पैसे या वापस। या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हुआ है ड्यू टू मिसकंडक्ट, और मिसकंडक्ट किसने किया है? इसी पार्टनर ने जिसने गुडविल के पैसे दिए थे। या फिर यूं कह लीजिए कि जो रिटर्न के बारे में है वो कोई भी हमारा आपस में एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है, मीन्स एग्रीमेंट में कोई रिटर्न की बात नहीं की गई है, तो पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। देयर आफ्टर 52 टॉक्स अबाउट कि अगर कोई नया पार्टनर ज्वाइन हुआ है, आपने उसको धोखे से ज्वाइन करवाया है, तो मतलब राइट्स होंगे वेयर, जहाँ पे आप पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं इज रिसाइंडेड, कैंसिल कर रहे हैं। तो क्योंकि आप नए पार्टनर आए थे, आप इसलिए कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि आपके साथ क्या हुआ है? आपके साथ धोखा किया गया, डैट इज़ फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन कह लीजिए। झूठी स्टेटमेंट्स देके आपको पार्टनर बना लिया गया है। तो नेचुरल आपके यहाँ राइट्स होने चाहिए। ऑब्वियसली क्या राइट्स होंगे? आपको आपका पैसा वापस मिलना चाहिए। तो उस पैसे के लिए अब आप क्या बन जाएंगे? अब आप बन जाएंगे क्रेडिटर फॉर फर्म। अब आप पार्टनर नहीं रहेंगे, आपको आपका पैसा मिलना चाहिए। तो इसलिए आप लियन का राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है अगर फर्म की प्रॉपर्टी आपके पास है तो उसे रख सकते हैं आप अपने ड्यूज़ के लिए। नंबर 3 जो है आपका यहाँ राइट बनता है इंडेमनिटी का। इंडेमनिटी का मतलब होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस। तो इंडेमनिटी किस बात की? डेट्स ऑफ फर्म के लिए, क्योंकि फर्म के डेट्स में आप भी लायबल हो गए, क्योंकि आप ऐसे पार्टनर ज्वाइन हो गए थे। तो क्योंकि आपके साथ धोखा हुआ तो उसके लिए लायबल नहीं होने चाहिए, तो इसलिए आपको इंडेमनिटी मिलनी चाहिए। किससे? उस पार्टनर से मिलनी चाहिए जो इस काम के लिए गिल्टी है, जिस पार्टनर ने आपके साथ क्या किया है? फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन, झूठ बोल के आपको क्या बना लिया? पार्टनर बना लिया। तो बेटा इसके बाद सेक्शन नंबर 53। तो 53 एंड 54 मैं कहता हूँ दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए। उसकी वजह क्या है? यहाँ एक रिस्ट्रेंट लगा रहे हैं। रिस्ट्रेंट आप समझते हैं, एक रोक लगा रहे हैं। तो दोनों के ऊपर एक रिस्ट्रेंट है, क्योंकि फर्म क्या हो चुकी है? बंद हो चुकी है। तो फर्म बंद हो गई है, तो पार्टनर्स ने आपस में एक एग्रीमेंट किया कि हम एक रोक लगा रहे हैं। रोक किस चीज़ से लगा रहे हैं? यूज़ ऑफ, कि पार्टनर्स क्या नहीं इस्तेमाल करेंगे? यूज़ ऑफ
फर्म का नाम या फर्म की जो प्रॉपर्टी है वो पार्टनर्स अपने काम के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे फॉर सिमिलर बिजनेस, कि क्योंकि फर्म हो गई बंद तो सेम काम करने के लिए आप फर्म का नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ ये हो सकता है कि अनलेस मैं लिख रहा हूँ वर्ड कॉन्ट्रेरी, जिसका मतलब है अगर आप रिवर्स एग्रीमेंट बना लें तो कोई टेंशन की बात नहीं है कि यूज़ कर सकते हैं, तो वेरी फाइन। हो सकता है एक पार्टनर ने गुडविल के पैसे दिए हो तो वो यूज़ तो करेगा ही। और 55 में आपने कहा नॉट टू डू, कि कोई भी पार्टनर क्या नहीं करेगा, सिमिलर बिजनेस जो फर्म का था वो नहीं करेगा। एक तरह से इसे हम कहते हैं एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, तो वो काम नहीं करेगा। हो सकता है हम कोई टाइम फिक्स कर सकते हैं, हो सकता है हम एक लोकेलिटी एरिया के अंदर वो काम नहीं करेगा, ये इस तरह से रिस्ट्रेंट पार्टनर्स लगा सकते हैं। और इसे सेक्शन 27 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं मानेंगे। कहने का मतलब है ये रिस्ट्रेंट वेरी मच वैलिड रहेगा। एंड 55 थोड़ा सा रिवर्स कह लीजिए, सॉरी ये था आपका 54, 53 एंड 54 था ऑर्डर में। 55 जो है वो आपका रिवर्स आ जाता है। यहाँ क्या किया आपने, बिजनेस बेच दिया, सेल ऑफ गुडविल। तो बड़ी अंडरस्टूड सी बात है। तो बायर जो है वो यूज़ करेगा, क्या यूज़ करेगा, नेम। नेचुरल है किस चीज़ का, फर्म का, क्योंकि अगले ने क्या दिए हैं, गुडविल के पैसे दिए हैं। तो ये था आपका चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जहां हमने पढ़े सेक्शन 39 से 55। क्योंकि ये फास्ट रिविजन है तो फटाफट मैं लिखवा रहा हूँ। इसके बाद बच्चों दरअसल हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7 के अंदर, और ये लास्ट चैप्टर है। एंड दिस इज रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। क्या फर्म की रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, तो आप सारे जानते होंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, और रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर भी बड़ा आसान है। तो यहाँ 2-3 सेक्शन आपको पढ़ने चाहिए, बाकियों में कुछ नहीं लगा लिखा, फिर भी मैं थोड़ा बता दूँ। रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो है ये जो कार्रवाई हैंडल करनी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सब कुछ हैंडल करना होता है, और इसके लिए एक वो ऑफिसर अपॉइंट कर देते हैं जिसे हम कहते हैं रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स कह लीजिए। इस तरह से एक ऑफिसर अपॉइंट कर लिया जाता है जो सारा रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई मैनेज करेगा। तो मेन आता है रजिस्ट्रेशन का बच्चों, वो आता है प्रोसीजर, और प्रोसीजर के ऊपर आप ये कह लीजिए हम बेसिकली पढ़ते हैं सेक्शन 58 से लेके मोटा मोटा अगर हम कहें तो 63 तक हम जा सकते हैं। तो प्रोसीजर में क्या करना होता है कि आपने इसी रजिस्ट्रार को क्या देनी है, नेचुरल है आपने एक एप्लीकेशन देनी है, या जिसे आप कह लीजिए एक स्टेटमेंट देनी होती है। और इस स्टेटमेंट का आपका क्या होगा, एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होगा, और साथ में क्या लगेगी, फीस लगेगी। और नेचुरल है जब ये स्टेटमेंट है तो इसके कंटेंट्स होंगे, तो कंटेंट्स में क्या लिखोगे, वही जो डीड में आप पॉइंट लिखते होते हो कि भाई फर्म का नाम क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, एड्रेस क्या है, देन पार्टनर्स के बारे में सब कुछ बता दीजिए, ब्रांच ब्रूंच ये वो सब कुछ आपको लिख के देना है। महत्वपूर्ण बात इसमें क्या आती है, साइन करेगा, साइन नेचुरल है कौन करेंगे, सारे के सारे पार्टनर्स करेंगे या उनके ऑथराइज्ड एजेंट करेंगे। तो आपने जब फर्म का नाम वगैरह डिसाइड किया है तो आपने ध्यान ये रखना है, नाम से रिलेटेड एक रोक है कि आप, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने का एक्ट है तो वो अपने राजा महाराजा का नाम पसंद नहीं करते थे, तो किंग हो गया, क्वीन हो गया, एम्पायर हो गया, इम्पीरियल हो गया, इस तरह के शब्द ना इस्तेमाल करें। एंड साथ में आप ध्यान रहे हमारे देश में कानून है द नेम एंड एम्बलम्स एक्ट, तो उसमें कहा गया है भारत के जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जैसे आप कह लीजिए प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, इस तरह के, इंडियन फ्लैग ये वो, तो ना उनका निशान ना ही उनके नाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने ये दे दी एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन वगैरह गई है अगर एग्जैक्टली सेक्शन कहें तो ये 58 में गई है। तो जब आपने ये एप्लीकेशन दी उसमें एक चीज़ हमें ये भी ध्यान रखनी होती है, वो ये है कि जैसे ही ये एप्लीकेशन दी, अब वो जो ऑफिसर था रजिस्ट्रार, अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो क्या करेगा, अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो एक अपने रजिस्टर में कर लेगा जी एंट्री, और आपको क्या इशू कर देगा, आपको इशू कर देगा सर्टिफिकेट, नेचुरल है किस चीज़ का, ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा, इस बंदे ने कोई ऐसी नहीं है कि कोई इंक्वायरी करनी हो कि ये आपने पर्टिकुलर्स जो लिख के दिए हैं ठीक लिख के दिए हैं नहीं, ये उसका कतई कोई काम नहीं है, बस वो संतुष्ट है तो आपको दे देगा सर्टिफिकेट।
अच्छा, यहाँ पे आपने ध्यान ये रखना है कि अगर इसके बाद वाले 2-3 सेक्शन में लिखूँ तो ये 60 से 63 आता है, जो ये कंटेंट्स थे ये इससे रिलेटेड है। अगर आप इसमें कुछ चेंज करते हैं या जिसे कहते हैं ऑल्ट्रेशन करते हैं या आप अमेंडमेंट कहते हैं, तो अगर आप कुछ भी बदलाव करेंगे, नाम, नेचर, प्लेस ऑफ बिजनेस, ये वो, तो आपने जब भी ये कोई काम करना है तो आपने इसके लिए एक इंटीमेशन देनी है या यूं कह लो नोटिस देना है। किसको देना है? टू रजिस्ट्रार। आपको उसे बताना ही पड़ेगा। और अगर आप नहीं बताएंगे, इफ़ नॉट, तो यहाँ पे आकर के सेक्शन नंबर 59A ये कहता है कि आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी, एक फ़ाइन आपके ऊपर लगेगा। और ये जो फ़ाइन का अमाउंट है ये रहेगा आपके ऊपर ₹10 पर डे। 10 रुपये का फ़ाइन आपके ऊपर लगाया जा सकता है। और दिस इज सेक्शन 69A, सॉरी 69A में है 10 रुपये का फ़ाइन। 59A में भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, 59A भी मैं लिख के यहाँ दे रहा हूँ। 59A ये कहता है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो रजिस्ट्रेशन का जो टाइम है वो है 1 साल के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अदरवाइज़ अगर आप डिले करेंगे तो यहाँ आपके ऊपर फ़ाइन लगेगा। और ये कोई बहुत बड़ा फ़ाइन नहीं है, ये फ़ाइन है सिर्फ 100 रुपये पर ईयर। ध्यान दीजिए, पर ईयर और पार्ट, मतलब 2 महीने हो गए तो भी आपको 100 रुपये का फ़ाइन लगेगा। तो रजिस्ट्रेशन करवाने का टाइम है फर्म बनने के 1 साल के अंदर, वरना 100 रुपये पर ईयर पेनल्टी है। और वो जो 10 रुपये वाली पेनल्टी थी वो पर डे है, ईयर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और वो पेनल्टी इस बात की है कि आपने कुछ चेंजेस किए लेकिन आपने रजिस्ट्रार को नहीं बताए। क्योंकि बात पेनल्टी की हो रही है तो एक लिंक्ड सेक्शन हम और ले सकते हैं, ये है 70 कहता है ये अगेन पेनल्टी है। क्योंकि जब आपने रजिस्ट्रार को कुछ भी बताना होता है या एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने दिया था, अगर उसके अंदर आपकी तरफ से कोई फॉल्स पर्टिकुलर्स हैं तो आपको यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट विच मीन्स जेल हो सकती है, और ये रहेगी मैक्स 3 महीने। साथ में आपको फ़ाइन भी और लग सकता है। और फ़ाइन जो होगा वो मिनिमम 1000 रुपये होगा, लेकिन ये 1000 रुपये रिड्यूस किया जा सकता है ऑन सफिशिएंट ग्राउंड्स, जिसका मतलब है कोई एडिक्वेट रीजंस हो तो कम किया जा सकता है, वरना कम से कम 1000 रुपये का फ़ाइन होगा। और दोनों काम भी हो सकते हैं, डैट इज़ बोथ। तो बेटा इसके बाद रजिस्ट्रेशन के ऊपर 2 ही सेक्शन हमारे मेन हैं और वो बचते हैं, तो आइए देखें। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज सेक्शन नंबर 69। 69 कहता है अफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। पहली बात तो एक चीज़ आप सारे जानते ही होंगे कि रजिस्ट्रेशन करवाना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो थोड़े से कुछ नुकसान हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं डिसएबिलिटीज़, कि भैया कुछ नुकसान हैं। तो नुकसान क्या है? तो नुकसान ये है कि सूट का मतलब है केस आप नहीं कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकता? पार्टनर्स केस नहीं कर सकते। कांट फाइल सूट, कौन नहीं फाइल कर सकता? बाय पार्टनर। अरे भाई किसके ऊपर? अगेंस्ट आप केस नहीं कर सकते हैं, अब फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं, अदर पार्टनर्स के ऊपर आप केस नहीं कर सकते हैं। भाई किस चीज़ के लिए केस क्यों कर रहे हैं? फॉर इन्फोर्सिंग राइट्स, आपका कोई हक है वो एक्सरसाइज नहीं करने दे रहे हैं, तो ऐसा है कि आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो हम आपको केस करने का हक नहीं देंगे। सेम वे इधर भी पॉइंट है, फर्म भी कांट फाइल सूट, फर्म भी केस नहीं कर सकती। और ये किसके खिलाफ नहीं कर सकती? अगेंस्ट थर्ड पार्टी। तो डैट मीन्स कोई भी आउटसाइडर है, आपने पैसे लेने हैं, XYZ कुछ भी इशू हो, आप किसी के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। साथ में एक चीज़ और है, ये है फर्म से रिलेटेड, फर्म कांट क्लेम सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब क्या है? मान लो कोई थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर केस किया कि उसने आपसे 10,000 रुपये लेने हैं। फर्म कहती है कि हमने भी उससे 2,000 लेने हैं, तो हमारी लायबिलिटी बनी 8,000। सॉरी, आप 8,000 नहीं, आपको पूरे 10,000 भरने पड़ेंगे, क्योंकि आपको सेट ऑफ करने का राइट नहीं है। अगर ये जो केस होता है
अगर ये जो केस है, जैसे थर्ड पार्टी ने 10,000 रुपये लेने थे, इफ़ स्यूट जो है, जो स्यूट थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर किया है, इस स्यूट की वैल्यू 1,000 रुपये से 100 रुपये से क्या हो, ज़्यादा हो। इफ़ स्यूट वॉल्विंग मोर देन ₹100, कहने का मतलब है 100 रुपये तक का केस है तो आप सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कह लीजिए नुकसान हो गए आपको, 3 नुकसान हो गए। एज ए पार्टनर आप केस नहीं कर सकते, एज ए फर्म आप थर्ड पार्टी पे नहीं कर सकते, ना ही थर्ड पार्टी से अपने पैसे एडजस्ट करवा सकते हो जब तक वो केस 100 रुपये का ना हो। हाँ, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जिसका मतलब हो गया कि आपको ये राइट तो मिलेंगे ही। तो ये राइट है रिगार्डिंग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आपका राइट होता है, उसके ऊपर आप केस कर सकते हैं, और डिसोल्यूशन पे ही आप अकाउंट्स लेने का हक रखते हैं, वो केस कर सकते हैं। और डिसोल्यूशन पे जो प्रॉपर्टी में आपको शेयर मिलना चाहिए, उससे रिलेटेड कोई इशू होता है तो वो राइट्स एज इट इज़ आपको मिलेंगे ही। तो डिसोल्यूशन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आप केस कर नहीं सकते। इसके बाद स्टूडेंट्स वी आर टू द लास्ट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज आर सेक्शन 72, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 72, कि क्या देना होता है, पब्लिक नोटिस देना होता है। पब्लिक नोटिस कब देना होता है, पहली बात तो ये जान लीजिए, आपने पब्लिक नोटिस देना होता है जब सेक्शन लग रहा हो 30, 32, 33 एंड कह लीजिए 45। 30 में क्या होता है, माइनर होता है, माइनर क्या बनता है, मेजर बनता है। तो जैसे वो मेजॉरिटी अटेन करता है उसके 6 महीने में उसे पब्लिक नोटिस देना होता है कि मैंने कंटिन्यू करना है या नहीं। 32 में क्या है, आप रिटायरिंग पार्टनर हो तो रिटायरमेंट पे आपने पब्लिक नोटिस देना होता है। और 33 में क्या हो, आपका हो गया एक्सपल्जन, तो निकाल दिया गया है, तब भी नोटिस देना होता है। वरना ये होता है कि लोगों को पता नहीं चलेगा क्योंकि पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया है। अदरवाइज ये क्या बन जाते हैं, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, दैट इज सेक्शन 28 अप्लाइज, कि आपको स्टिल पार्टनर मान लिया जाएगा क्योंकि बाकी लोगों को पता ही नहीं है। 45 आज ही हमने रिवाइज भी किया है, ये था डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के ऊपर। तो अभी क्या नहीं हुई, बिफोर पब्लिक नोटिस हमने कहा था पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, कोई भी एक्ट्स करते हैं तो उसके लिए फर्म लायबल होती है। तो डिसोल्यूशन पे आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। अब पब्लिक नोटिस आपने देना किसको है, किस तरह से देना है, तो इसमें है 2 बातें। देखिए, या तो आप हैं रजिस्टर्ड फर्म या है आप अनरजिस्टर्ड फर्म। अगर आप रजिस्टर्ड फर्म है, अनरजिस्टर्ड फर्म है, तो यहाँ है 3 चीज़ें। रजिस्टर्ड फर्म है तो आपने नोटिस जो देना है वो देना है जी रजिस्ट्रार को, एंड नंबर 2 आपने ये क्या करना है, ऑफिशियल गैजेट में इसका पब्लिकेशन होना चाहिए, ऑफिशियल गैजेट में। एंड तीसरा, आपने एक न्यूज़पेपर में, और न्यूज़पेपर कौन सा होना चाहिए, एक न्यूज़पेपर होना चाहिए, और ये होना चाहिए लोकल लैंग्वेज में, जिसे हम वर्नाकुलर या रीजनल लैंग्वेज भी कहते हैं। और ये लैंग्वेज कहाँ की होगी, जहाँ आपका क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस, जिस ज़िले में, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, उसमें, उस भाषा में आपने अखबार में छपवा के देना है पब्लिक नोटिस के बारे में। तो अगर आप हैं अनरजिस्टर्ड फर्म तो रजिस्ट्रेशन तो करवाई नहीं, तो रजिस्ट्रार को नहीं बताना, लेकिन ऑफिशियल गैजेट में एंड अखबार में आपको छापना पड़ेगा। तो ये थी बेटा फटाफट करवाई हुई सारे सेक्शनों की आपको, जिसने पहले पढ़ रखा है, थोड़ा पढ़ा होगा, उसको यूटिलिटी अच्छी मिलेगी। तो मेरी तरफ से पार्टनरशिप की रिवीजन कम्स टू एन एंड। गुड लक, गॉड ब्लेस यू।